मुकदमा मेरे पे दर्ज करवा दिया। 16-17 हथियारों के साथ घर के अंदर घुसे, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत किया, छीना झपटी की, बहुत सारी बात। वहाँ उस कुर्सी पे बैठा है कलाकारों की तरफ से, वो उस कुर्सी का नाजायज फायदा उठा रहा है। वरना हरियाणवी इंडस्ट्री हाल फिलहाल अगर कोई उठाने वाला हो इतनी ग्रो कर रही है। एक बारी मैं जम्मू कश्मीर बॉर्डर के ऊपर था, रात को गाड़ी में पंचर हो गया था, टायर फट गया था। लगभग 12 से 2 बजे के बीच के हम वहाँ रुके थे। 2 घंटे तक 90% वहाँ हरियाणवी गाने बज रहे थे। हमें गर्व महसूस करना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए। सन 2000, 3000, 4000 में हम खुद पंजाबी गाने के फैन होया करते। अब पंजाब के अंदर भी हरियाणा बजता है, मुंबई के अंदर भी हरियाणा बजता है। तो ये इन कलाकारों की मेहनत है। आप इन कलाकारों को जानबूझ के मिट्टी में मिलाने लग रहे हो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में। कांग्रेस की जितने भी जो जैसे कि वहाँ के MP साहब हैं, JP जी, अपने दीपेंद्र जी हैं, सारे के सारे वहाँ MP MLA सब थे। मैंने उनको उनके सामने बोला था कि भाई कम से कम विपक्ष का तो मजबूत होना चाहिए, विपक्ष ने तो आवाज उठानी चाहिए। विपक्ष का काम तो आज के टाइम जनता निभा रही है, आप लोग क्या कर रहे हो? इन चीजों को कोई नहीं देखता, सिर्फ वो इन चीजों को देखते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी जो BJP है उनसे सवाल जवाब कर लिए। हम सवाल जवाब विपक्ष से भी करते हैं, लेकिन विपक्ष के सवाल जवाब आप लोगों को इसलिए नहीं दिखते कि वो राज के अंदर नहीं। ये पॉलिटिक्स है, टोटली पॉलिटिक्स है। उसका रीजन है कि अकेले आदमी ने बदमाशी के गाने गाए हैं। अकेले न गाए हों तो हटाने का हक बनता है। और मेरे हिसाब से मासूम शर्मा की मेरी ऑन कैमरे के सामने तो लोग ने मानना है, पता नहीं किस हिसाब के बना है ना बनती, लेकिन इंटरनली हमारी अच्छी दोस्ती है। मंजे मेरी बेटी का प्रोग्राम कराया तो मासूम का एक्सीडेंट हो गया था, प्रोग्राम मान लग रहा था। सबसे पहला गिफ्ट मासूम ने बेटी के लिए मासूम ने भेजा था। नमस्कार, मेरा नाम है OP वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान है हर्ष शिकारा। हर्ष शिकारा एक ऐसे युवा है जो न केवल गरीब बेटियों की शादियां करवाते हैं, बल्कि समाज के हर उस वर्ग की आवाज़ उठाते हैं जो दबा कुचला है, शोषित है। और 24 घंटे 7 दिन हर्ष शिकारा समाज के बीच में रहते हैं, युवाओं के बीच में रहते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हर्ष भाई, आपका स्वागत है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने दर्शक साथी आपके माध्यम से आवाज़ सुन पा रहे हैं उन सभी को हर्ष शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। हर्ष भाई, ये जो विवाद आपके साथ हमेशा चलते हैं और समाज सेवा भी चलती है, ये दोनों काम एक साथ कैसे करते हो, कैसे निपटते हो इन चीज़ों से? आज का समय ऐसा हो गया भाई साहब, सोशल मीडिया जो है ना, उस पे फेसबुक पे सोशल मीडिया ने पैसे देने शुरू कर दिए, अर्निंग मिलने लगी। अब जब से पैसे देने शुरू किए हैं, जितने जो भी समाज सेवी हो या अच्छा काम करने वाले हो या किसी भी मुद्दे को जो हक की आवाज़ हो उसको उठाने वाले हों, तो लोग क्या सोचते हैं, ये मशहूर है, इसकी टांग पकड़ लो, इसके पीछे लग लो। फिर वो उसका सहारा लेके वीडियो बनानी स्टार्ट कर देते हैं। उनकी वीडियो चलने लग जाती है, नाम के कारण 2-4 हज़ार उनके फॉलोवर बढ़ जाते हैं। इसके कारण उनके पास 2-4 हज़ार रुपये भी आ जाते हैं। तो इस चीज़ को एक प्रोफेशन बना लिया है। वरना दुनिया भर का गंद आज के टाइम सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, अगर आप रील देखोगे, आप परिवार के बीच में बैठ के इंस्टाग्राम नहीं चला सकते, इंस्टाग्राम खोल ही नहीं सकते, हम खोल ही नहीं सकते। यही नहीं पता अगला शब्द क्या होगा। आज तक वे वाद विवादों में नहीं आए हैं, उनका विरोध किसी ने नहीं किया है। उनको कोई ये नहीं बोलता कि आप गलत कर रहे हो। हालांकि मेरे बैकग्राउंड में जाके आप चेक करोगे, मेरी समाज सेवा की जर्नी हो या मेरी ये चुनाव लड़ा राजनीति की जर्नी हो, मैंने आज तक किसी भी जाति पे कोई भी गलत शब्द नहीं बोला, कोई भी जातिवादक बात नहीं की है। कोई भी मैंने आज तक एक तोड़ने वाली बात नहीं की, जोड़ने वाली की है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी रोजी रोटी हमारे नाम से चलती है, वो हर चीज़ को वाद विवाद बना देते हैं। तो जैसे आपने बेटियों की शादी करवाते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, गरीब लोगों के लिए आर्थिक मदद करते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये हर्ष तो है ना काम कम करता है, दिखाता ज़्यादा है। चलो आपने तो छोटी बात बोली, वरना ये बोलते चंदा चोर है। क्या है भाई साहब, पहली बात तो ये है, चंदा चोर वो आदमी आपको बोलेगा जिसने आज तक 1 रुपया दिया नहीं।
दूसरी बात ये है, आप किसी भी चीज़ को उठा के लेके चलो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गौशाला हो, कोई भी काम हो, कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी सोसाइटी हो, वो बिना चंदे के चल नहीं सकती। आप कितने भी बड़े धन्ना सेठ हो, आप अपनी जेब में कब तक कर सकते हो? कभी ना कभी तो वो धन खाली होगा। तो खाली होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? लोगों से ही सहारा लेना पड़ेगा। और अच्छे काम में क्या शर्माना, अच्छे काम में सहारा ले लेना चाहिए। अब बात ये आती है दिखावे की। मेरा मानना ये है, अच्छे काम का दिखावा करना चाहिए। जब बुरे काम को लोग देखते हैं, बुरा काम इतने हद लेवल पे बिकने लग रहा है, उसके बीच में अच्छा काम दिखाने वाले बचे ही नहीं। नाम मात्र 1-2% है। उन 1-2% में अगर हमारी गिनती है तो लेग पुलिंग होनी भी फिर जायज़ है। वो कहते हैं अच्छे काम को देखने वाले भी कम होते हैं, बुरे को देखने वाले ज़्यादा होते हैं। वास्तविकता है, ये हकीकत है। अच्छे काम को अगर आपके सामने ये अच्छे काम की वीडियो आ गई ना, आप तो एक गणमान्य व्यक्ति हो, पढ़े लिखे हो, एक पत्रकार भी हो सकता है आपको तो अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ ढूंढना होता, आप तो उसको देख सकते हो। लेकिन आम जो जनता है उसको देख के ये सोचती चल ना इसका क्या देखना, उसको साथ के साथ स्क्रॉल कर देते हैं। बुरी चीज़ जो आएगी उसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं कि इसके अंदर बुराई कहाँ तक है। अच्छा ये बताओ, आप पे बहुत सारे मुकदमे भी है, तो कौन सा ऐसा मुकदमा आप मानते हो कि ये तो जायज़ है, बाकी तो वैसे हरासमेंट के लिए किए गए? मेरे पे तो सर सारे नाजायज़ हैं, एक भी ऐसा नहीं, सारे हरासमेंट के लिए हैं। हाल फिलहाल मेरे पे 1 2 3 4 होंगे, शायद 9 थे। अगर उन 4 की हम बात करा, एक बधाई देने का मुकदमा है। खाली बधाई दी थी? बधाई दी थी। हरियाणा के अंदर ऐसा कोई भी कानून नहीं है, कोई भी ऐसी धारा नहीं है कि आप किसी को बधाई देते और मुकदमा दर्ज हो जाता है। मैं उसको भुगत रहा हूँ। आज भी वो पोस्ट वैसे की वैसे पड़ी हुई है, सेम, आप जाके चेक कर सकते हो। हटाई नहीं है वो? मैं हटाता नहीं हूँ। जब एक चीज़ का मुकदमा ही लग गया, हटाना किस लिए है? उसके अंदर वल्गरिटी क्या है? उसके अंदर सिर्फ इतने शब्द लिख करके हैं कि उनको माँ बनने पर और उनको पिता बनने पर हर्ष चिकारा की तरफ से ढेर सारी बधाई। इसमें आप गलत वर्ड बता दो क्या है? अब वो लोगों का व्यू है ना, लोग कमेंटों में गालियाँ दे रहे हैं, तो उसमें मेरी क्या गलती है? मेरे को इस हिसाब से तो आधे देश पे मुकदमा कर देना चाहिए। 50-100 आदमी तो ऐसे हैं जो डेली मेरे को गालियाँ देने से अलग कुछ करते ही नहीं सोशल मीडिया पे। वैसे मुकदमे देखे हमने, कोई गाली देने से, किसी के अपमान करने से या और कोई ऐसी बात कहने से तो मुकदमे होते हैं, लेकिन बधाई देने पे तो पहला ही मुकदमा होगा मे बी। इससे अगला और मुकदमा और इंटरेस्टिंग, आप ये कहोगे क्या बात कर रहे हो। एक मेरे पे मुकदमा दर्ज हुआ था कि हर्ष चिकारा प्लॉट कब्जाने के लिए गौशाला चला रहा है, और उस चीज़ को लेके मुकदमा कर दिया। उस वक्त खट्टर साहब सीएम थे। वो मुकदमा इस लेवल तक पहुंच गया कि खट्टर साहब को बयान देना पड़ा एक इतने बड़े न्यूज़पेपर में कि हर्ष चिकारा नाम का सोनीपत का एक ऐसा गुंडा है जिस पे वहाँ की पुलिस भी मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। गुंडा है? गुंडे शब्द का इस्तेमाल था अखबार के अंदर, और साथ में लिखा है कि एक 80 साल की, क्या बोलते हैं उसके, जिसका पति गुजर जाता है, विधवा। एक 80 साल की विधवा औरत का प्लॉट कब्जाया है। पहली बात तो 80 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है उसमें तकरीबन ही मेरे हिसाब से विधवा ही हो जाती हैं, लेकिन उनको एक मुद्दा बनाना था। वो मुकदमा मेरे पे दर्ज करवा दिया। 16-17 हथियारों के साथ घर के अंदर घुसे, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत किया, छीना जब्ती की, बहुत सारी बात हर्ष चिकारा ने किया है? हर्ष चिकारा ने किया। 16-17 उसमें असले लिखवा दिए। अब उसके बाद क्या होता है, मेरे पे मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद मैं पुलिस से एक ही बात पूछ रहा हूँ, वो प्लॉट तो बता दो कौन सा जो मैंने कब्जा रखा है, मेरे को पता तो होना चाहिए। शिकायत करता कोई नहीं है? शिकायत करता है, शिकायत करता पुलिस वाला। अच्छा, पुलिस वाला है? एएसआई साहब। वो महिला नहीं है, विधवा? वो उसकी माता जी। अच्छा, अपनी माता जी के नाम से इसलिए रिपोर्ट कटवा दी ना कि महिला का जब रोल आता है तो मुकदमा कहीं ना कहीं सेंसिटिव हो जाता है। अच्छा, उसके फिर उसके साथ में मेरे में आया एक पहलवान हमारे सोनीपत का ही, उसने काफ़ी मेरे पे वीडियो बनाई, काफ़ी मेरे को ट्रोल किया, काफ़ी मेरे को बदनाम किया। मैंने सोचा क्या ही जवाब देना है, समय अपने आप जवाब दे देता है। अब आज की बात करें, वो जो पहलवान था उसका खाड़ा अवैध था, सरकार ने उसको पाट दिया, उस पर मुकदमा दर्ज हो गया, वो जेल काट के आया है। मैंने तो ड्रामा नहीं किया। खुद वो कहता था कि भाई ये हर्ष कब्जा करता है मकान पे। हाँ, जो कब्जा करने की बोलता था, अखाड़ा अवैध पाया। जो वीडियो बनाता था उसका खाड़ा अवैध पाया। उसने किसी का प्लॉट कब्जा रखा था, जेसीबी से उस प्लॉट को उखाड़ा गया,
वहाँ से उसको भगाया गया, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, वो जेल काट के आया। और जो एएसआई साहब ने मेरे पे मुकदमा दर्ज करवाया था, इससे पहले हफ्ते में सोनीपत के अंदर 40,000 की रिश्वत लेते हुए जेल के अंदर है फिलहाल। अब बात ये आती है, 250 गज का जो मकान था, वो सॉरी प्लॉट था, जो वो प्लॉट सरकारी जमीन है, जो हुड्डा सेक्टर सोनीपत सेक्टर 23 का है, उसके अंदर वह जमीन बिजली विभाग की है। मेरे को इस बात का पता लग गया था वह जमीन सरकारी है। मैंने उसको सिर्फ इतना बोला था, हम किराया देते थे, मैंने तो ले भी नहीं रखी थी, मेरे भाई ने ले रखी थी, कि भाई आप हमारे को कोर्ट के अंदर से 11 महीने की परमिशन होती है एफिडेविट पे जो लिखी जाती है, 11 महीने का किराया नामा लिखवा के दिया करो, ताकि हम आपको किराया दे, किराया हम आपको देने लग रहे हैं, और कल ना का हमारे को मुकदमा ठोक देगी वो प्लॉट तुम्हारा इसका है नहीं, जो किराया लेने वाला, हम कहाँ जाएंगे। सिर्फ इतनी ही बात थी। उसको इस बात का एहसास हो गया, कदे तन किराया भी ना मिल रहा है, अरे वो खाली भी ना हो। हाँ, तो वो उन्होंने जो कुछ भी करे अपने बेनिफिट के लिए किया। वो मुकदमा मैं भुगतने लग रहा हूँ। उस मुकदमे के अंदर अभी तक यही साबित नहीं हो लिया वो 250 गज का प्लॉट कहाँ है, और वो मुकदमा चल रहा है। जब प्लॉट ही नहीं है तो मैंने कब्जा किस चीज़ पे किया। अब बात ये आती 16-17 जो हथियार बताए, आदमी बताए, बहन बेटियों के साथ मारपीट हुई, साथ में FIR में लिखवा रखा है कि वीडियो है इस चीज़ की। ना तो वह वीडियो साबित हो लिए, ना वे हथियार साबित हो लिए, ना उनके घर में घुसने वाले साबित हो लिए, ना कोई उनकी बहन बेटी इस चीज़ के बारे में कोई सबूत दिखा पाई, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। हाँ, सिर्फ बात क्या है, हरासमेंट देने के लिए आप पे नाजायज मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। ये मैं भुगतने लग रहा हूँ। तो जैसे अभी पीछे एक और भी मामला आया था जी, कि भाई हर्ष छिकारा तो ना एक पता नहीं महल बनाने लग रहा है, ऐसे सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे थे। वो क्या मामला है? देखो आदमी क्या है, एक आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताता हूँ, आज मेरा मन है बताने का। बहुत सारे साथी हैं, एक बात पूछते हैं, और हर्ष छिकारा कमाई क्या करता है। मैं उन आदमियों से एक बात पूछता हूँ, आप लोगों ने आज तक सोशल मीडिया पे आके किसने अपनी कमाई बताई है? पर्सनली तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ तो पॉडकास्ट कर रहे हैं आप और हम भाई हैं, बिल्कुल, मैं कोई आपसे पैसे तो ले नहीं रहा पॉडकास्ट करने के, दूसरा ना मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ना। मैं आपसे अब ये पूछने लग जाऊँ कैमरे के सामने, आपकी कमाई क्या है? क्योंकि इससे तो घर चल नहीं रहा, ये तो आपका पैशन है। मानते हो ना? सोसाइटी में हम कुछ करना चाहते हैं, जी, आप कुछ अलग करना चाहते हो, समाज को एक अच्छा संदेश देना चाहते हो, तो ये आपका कार्य है, इससे तो घर नहीं चल सकता। अब मैं कैमरे के सामने बैठ के आपसे पूछूं आप काम क्या करते हो, पहली बात तो ये मैं होता कौन हूँ आपके घर में घुसने वाला? क्योंकि मेरा मानना ये है, इस धरती के अंदर इतने नेता मंत्री हैं, एक नेता या मंत्री की कमाई इनकम मेरे हिसाब से मंथली सरकार की तरफ से अब तो शायद बढ़ा दी गई, 5 लाख रुपए आती होगी, पेंशन तनख्वाह जो कुछ भी। जैसे एक विधायक है, अगर उसका कार्यकाल पूरा भी हो गया तो 1.5-2 लाख रुपए तो उसको पेंशन ही कार्यकाल के बाद 2.5 लाख रुपए बन जाए, 1 लाख हो जाती है। और जब ये ऑन जॉब होते हैं यानी कि विधायक होते हैं, कार्यकाल के अंदर 5 लाख रुपए होती है। इनको TAD बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब आप एक चीज जोड़ो, 5 लाख रुपए जिस आदमी जिस विधायक के होते हैं वो 5 साल के लिए बनता, 60 महीने का उसका कार्यकाल हो गया, उसके टोटल रुपए जोड़ के देखो कितने हो गए। एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 12 पंजे 60 लाख रुपए कमा लिए उसने एक साल के अंदर। और अब 60 लाख रुपए कमा लिए तो टोटल जोड़ो, 5 साल के अंदर 6 पंजे 30, उसने कमा लिए 3 करोड़ रुपए। एक बार विधायक बनने के बाद एक विधायक के पास 100 करोड़ का तो मकान मिलता है, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलती है, 20 या करोड़ रुपए की अलग अलग 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ मिलती हैं, सब ऐश्वर्या मिलते हैं। क्या किसी की औकात है? आज तक किसी नेता मंत्री से पूछ ले। रिश्तेदारों की भी कर्ज की दूर हो जाती है, सबकी टोटली। क्या किसी की औकात है? ये जो हमारे से सवाल जवाब करते हैं अपने जो इनके आका हैं, ये जिनको वोट देते, जिनको चुनते हैं, एक भी नेता मंत्री से बात पूछ सकते हैं, नेताजी आपने 5 साल में कमाए तो 3 करोड़, ये 300 करोड़ या 3000 करोड़ का जुगाड़ कैसे हो गया? जिनसे सवाल जवाब करने होते हैं उनसे तो करते नहीं, औकात नहीं है। हमारे जैसे से क्यों पूछ लेते हैं? क्योंकि समाज सेवा का जीवन नहीं यही, सबको ये पता है समाज सेवी का जीवन। अब मेरे को मारना हो ना सबसे आसान है, यानी कि कैसे आप मेरे से वल्गरिटी भरे गंदे किसी न किसी प्रकार के बार बार टारगेट करते रहो। इंसान तो मैं भी हूँ, कहीं ना कहीं गुस्सा तो मेरे को भी आएगा, मर्यादा मेरी भी भंग होगी। मैं जिस टाइम उल्टा जवाब दे दूंगा उसी टाइम मर जाऊंगा, 100 आदमी निकल के आ जाएंगे, ये देखो भाई क्या का समाज सेवी है, ये देख लो, इसकी शैली देख लो, भाषा शैली देख लो। ये बात
तो इसलिए वो इंसान जो हमारे से सवाल जवाब करते हैं कि इसका काम क्या है, पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी चीज़, हर इंसान अपने जीवन में अपना घर अपना परिवार चलाने के लिए कुछ न कुछ कार्य तो करता है। खाली ये नहीं है कि समाज सेवी का मतलब ये हो गया कि समाज सेवी होता है। समाज सेवी आप जब तक हो जब आप किसी की मदद करने के लिए जाते हो। उससे अलग तो आपका भी पर्सनल जीवन, आपकी भी बीवी बच्चे हैं, आपको भी कमा के खाना है, आपको भी उनके पेट का ख्याल रखना है। बात आती है मकान बनाने की। मकान बनाने की बातें इसीलिए कर रहे हैं, भले इसकी कमाई तो है नहीं। चुनाव इसने लड़ा, कदे बीजेपी वाले ने इस तरफ ये दे दिए हों। लोगों की सोच है ये, और आपके भी मन में कहीं ना कहीं ये होगा। इसीलिए मैं इन चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ। ऐसी बातें आती हैं, बिल्कुल आती हैं। चुनाव कब हुआ था? 24 में शायद 5 अक्टूबर को था। 5 अक्टूबर को चुनाव था। मेरे घर की जो चुनाई चालू हुई थी वो 1 जुलाई को हुई थी, यानी कि उससे 3 महीने पहले। और इस 1 जुलाई को उस चुनाई को 1 साल हो जाएगा। अगर बीजेपी वाले ने रुपये दे रखे होते तो चुनाई पहले कैसे चालू होती? जो प्लॉट है, वो प्लॉट जिसके अंदर चुनाई हो रही वो है मेरे साले का। मेरा साला रहता है अपनी फैमिली के साथ यूके, और मेरा जो साला है वो बार बार मेरे को ये फोर्स कर रहा था कि भाई किराए पे क्यों रहने लग रहा है, इतना बड़ा नाम हो रहा है। बार बार कोई ऑर्डर था आदमी जिसका मकान नहीं आए बेचारे खाली करवा दे हैं। अकोट बड़ी बीमारी है, सरकार गल दुश्मनाई मोल लिए रहे, कल ना कोई बात होगी थारा नाम ना आ जाए किसी चीज़ में, तो वे आदमी हमारे से परेशान हो जाते हैं। इसीलिए मेरे साले ने ये सोचा कि अपना खुद का मकान बना लिया वो ठीक रहेगा। पैसा लगाने लग रहा है वो, फिर जितना मेरे बस का है उतना लगाने लग रहा हूँ मैं। वो मकान मेरे नाम का इस मारे बनने लग रहा है, किसी और का एहसान करने से अच्छा अपने रिश्तेदार का ही करवा लें, उनका कल न तारते देंगे। अब बात आती है चुनाव की। चुनाव में जो ज्ञान देते कि बीजेपी पे 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए ले लिए होंगे, भाई साहब 20 करोड़ रुपए मैंने लोगों के वापिस लौटाए हैं जो चंदे के तौर पर चुनाव के टाइम पे मेरे से देना चाहूँ थे। अगर मैंने पैसे खाने होते मैं समाज के वे 20 करोड़ रुपए ही ले लेता, वो मेरा हक था, मेरा दायित्व था। कितना भी बड़ा अरब खरबपति चुनाव लड़ता हो, जब जनता उसको चंदा देती है, पैसा देती है, सब लेते हैं, मांगते भी हैं। बड़ी पार्टियां मांगती है। सर जी एकलौता आदमी हूँ जिसने, अगर मेरे को किसी ने 11,000 की माला डाल ली है तो उसमें 11,000 रुपये अपने पास से मिला के वे पैसे कहीं ना कहीं मैंने साथ के साथ डोनेट कर दिए थे। उन चीज़ों के सबूत वीडियो में भी पड़े हैं। और मेरी हार का कारण भी यही था मैंने, क्योंकि मेरा मानना ये है, लोगों ने बड़े बड़े नेता मंत्रियों ने मेरे को बाद में ये बताया है, हर्ष पैसा लेने का मतलब क्या होता है तू समझता है? मां नहीं सर, पैसा लेने का मतलब ये होता है कि आपसे मैंने 11,000 रुपये डोनेट ले लिया ना, डोनेशन ले ली, तो आप मेरे चुनाव में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुके हो। आप न रुपये मेरे पला दिए तो आप मेरे वर्कर हो गए हो। एक किस्म से आप मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करोगे, कदे बेइज्जती ना हो जाए। बोला तेरी हार का सबसे बड़ा कारण ये है, लोग न्यू मान जाए, अगर पैसा ना ले ये तो बहुत कुछ दाब रहा होगा। मन ना बताइए सर जी, मेरे तो लिया नहीं जा, मेरी सोच एक अलग है। मैं ये जनता को ये चाहता हूँ, जनता को ये दिखाना चाहता हूँ कि जो आपसे पैसे ठगते हैं, आप इसे पैसे लेते, आप इसे वोट लेते, आप ही के काम नहीं करवाते, ऐसी नेतागिरी किसी काम की नहीं है। नहीं, बड़े नेताओं को तो पैसे इसलिए दिए जाते हैं ना कि अगर ये विधायक मंत्री सरकार में आ गया तो बच्चे को नौकरी लगवा देगा। लालच के रूप में, लालच के रूप में भी देते हैं। समाज भी तो लालची हो गया ना 100%। उसके बाद एक और भी कहानी है, नेताजी ने रुपए ले लिया आपसे, आपने माला डाल दी 51,000 की और चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद अगर आपने उसका बेटा लगवा दिया ना, आपकी 3 पीढ़ी चली जाएंगी, 3 पीढ़ियों तक उसको चंदा ही देती रहेंगी। हर चुनाव में चंदा, हर चुनाव में। मैंने ये चीज़ें देखी हैं। मेरे वहाँ से जो एक कैंडिडेट था जो पुराने टाइम से विधायक था, उसने ये कहा जितने भी बच्चों को मैंने आज तक, जो उसके गांव में, हर गांव के अंदर उसके 2 या 3 जानकार थे जिनके परिवारों के अंदर उन्होंने नौकरियां दे रखी थी। जिनको नौकरियां दे रखी थी सबके पास कॉल करके गई थी आपका बेटा लगा रखा तो 5-5 लाख रुपए चंदे की मेरे को इस टाइम ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव कुछ मूर्ख आदमी लड़ रहे हैं। वो मूर्ख आदमी मैं था। बोले वो मेरा खर्चा ज़्यादा करवाने लग रहे हैं तो 5-5 लाख रुपए सब ने देने पड़ेंगे। स्पेशल इन्विटेशन दिया था सबको कि भाई पैसे इकट्ठे कर लो, चुनाव वो लड़ रहा है, चाहे उसने 3 पीढ़ी पहले लगवाया और सबसे चंदा लिया। ये भी बात थी चुनाव के टाइम में, उसके बाद भी आई, पहले भी, कि हर्ष तो ये समाज सेवा का जो ढोंग कर रहा है ये राजनीति में आने के लिए कर रहा है, चुनाव भी लड़ा को आना से। ऐसा भाई साहब कुछ न कुछ आदमी कुछ न कुछ तो बोलते ही रहेंगे। जो जुबान है इसके अंदर जीव है, जो हड्डी थोड़ी होती है। आप एक बात बताओ, इसमें ढोंग क्या हो गया? अगर हमने चुनाव लड़ लिया तो इसमें ढोंग हो गया? जो नेता मंत्री हैं
इनके पूर्वज हैं वो भी नेता मंत्री थे, उनके पूर्वज भी नेता मंत्री थे, क्या इन्हीं के बेटे नेता मंत्री बनेंगे? आम जनता, आम आदमी एक नेता मंत्री नहीं बन सकता, विधायक MP MLA बन के वो वहाँ पे विधानसभा के अंदर बैठ के आवाज़ नहीं उठा सकता। हमारा भी हक है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, आज़ाद भारत के अंदर हम। अच्छा, जो एक ये आपके गलतफहमी थी कि भाई एक आम गरीब परिवार किसान का बेटा है वो राजनीति में आ सकता है, विधायक बन सकता है, ये गलतफहमी दूर होगी? जी नहीं, गलतफहमी दूर क्यों होगी? गलतफहमी कहाँ थी सर? भाई आप ऐसे अच्छा, कहते थे ना कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसी बातें निकल के आती थी। और आप ये सोचते थे कि भाई एक गरीब परिवार का बच्चा जो समाज के लिए कुछ कर रहा है या करना चाहता है वो भी MLA बन सकता है, तो आप बने क्या? देखो सर जी, एक बात बताता हूँ, हर चीज़ के लिए वक्त लगता है। राजनीति के अंदर सबसे पहली चीज़ ये आती है हमारा बैकग्राउंड क्या है। हमने किसी नेता मंत्री के सामने आज तक जी हजूरी ही नहीं की। उसके बाद दूसरी बात ये आती, किसी पार्टी के घर जाके पानी नहीं भरा, तो हमारा बैकग्राउंड क्या हुआ? हम तो आम जनता हो गए। उससे अगली बात ये आती है, हमने तैयारी मात्र 1.25 महीने पहले ये सोचा था कि चुनाव लड़ना है। ये आपका डिसीजन था या साथियों का? ये डिसीजन टोटली जितने थे सब साथियों का था। मैं मना कर रहा था चुनाव लड़ा जा अगर भाई छल कपट से। चुनाव के अंदर आपको बताता हूँ, मुद्दों की राजनीति नहीं है रही। चुनाव के अंदर इंसानियत की राजनीति नहीं रही। आपकी छवि कितनी बेस्ट, कितनी सुपर डुपर हो, कोई नहीं पूछता। लोग सिर्फ 2 चीज़ें पूछते, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने देखा। दारू कौन सी बात है भाई? अंग्रेजी। हाँ, उसका ब्रांड बढ़िया ही न छोड़ो, उसकी मंगा लो। उसके बाद दूसरी बात आती है, बताते हुए भी शर्म आती है। 90 वोट हैं, कह रुपये देगा, अपने हाथ घेर लिए। फिर वोट उसके हाथ में है जो पैसे ले रहा है। कुछ कुण भी ऐसे ही होते हैं। हर हल्के के अंदर लगभग 10,000 वोट बिकाऊ होती हैं। वही हार जीत। अब आपको पहचानने भी हैं, बातों से पता लग जाता है, वो खुद ही बता देते हैं, फील करा देते हैं आपको। सबसे ज़्यादा हाजिरी वे आदमी मारेंगे, सभी के पास मारेंगे जितने कैंडिडेट हो। फिर वे अपनी ऐसे उपस्थिति दर्ज कराते हैं। वो दूसरे वाला नेताजी 5,000 रुपये वोट की बोल रहे हैं। मेरे हल्के के अंदर 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये की एक वोट बिकी है। बिकी है। अब हमारी तो औकात नहीं थी ना खरीदने की, कैसे खरीदते? चंदा वापस लौटा दिया आपने? तो अपनी औकात नहीं थी। जितने जो रुपये लगा रखे, हमने एक काम कराया था, 1000 आदमी का डेली खाना बना रहा था। वो जो खाना बना रहा था उसके अंदर जितना खर्चा होया करता, पोस्टर का, बंदरा का, गाड़िया के तेल पानी का, जो चीज़ें हैं वे अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। काफिला सबसे बड़ा मेरा था, भीड़ सबसे ज़्यादा मेरे पास थी, भाईचारा सबसे बड़ा मेरा था। अब भाईचारा और भीड़ मेरे पास है तो खाना दूसरे के थोड़ी जाएगी, अपने तो खागी। उसमें मैं इतना कर्जवान हो रहा हूँ, इतना कर्जा हो रहा है। बहुत सारे लोगों का मन रुपया देना। चुनाव मन जो लड़ा, चुनाव अपने घर से लड़ा, रुपया लगा के अपने यारे प्यारे जो मेरे रिश्तेदार, जो पर्सनली जानकार, उनसे पैसा लिया है। और आज भी मेरे पे उस चीज़ का कर्जा है। इसीलिए मैं समाज के अंदर हाल फिलहाल समाज सेवा जो मैं डेली कराया करता उसको मैंने बहुत कम कर रखा है। वो इसीलिए कर रखा है कि एक तो लोगों की जो गालियाँ ना, वो आपको कहीं ना कहीं बैकफुट पे ले जाती है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो फिर भी आपको गालियाँ मिलती, क्यों परेशान हो रहे हो? इंसान टूट जाता है दिल से। आर्थिक रूप से भी हाथ तंग हो गया। आर्थिक रूप से तो ज़्यादा ही हो गया। जिनको लगता है कि चढ़ाई लाग रही है, महल लाग रहा है, तो महल और चढ़ाई जो है मैं तो खाली उसको संभालने वाला हूँ। उसका पैसा तो सीधा UK से आवा है। लगाने वाला मेरा रिश्तेदार है, मेरा साड़ा है, बना के मेरे 30 मारे देने लग रहा है। जो नाम है, 4 आदमी आवे हैं तो नाम के हिसाब से मकान भी होना चाहिए। ठिकाना हो जाए आपका, अपना स्थायी ठिकाना हो जाए कि बैठने उठने की जगह ये है। आप जैसे एक समाज सेवी है नवीन जय हिंद, उन्होंने अपनी गाड़ी बेची निकाल दी। नवीन जय हिंद पहली बात तो मेरा बड़ा भाई है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं उन देखो बधेरा है तो खीरा आ रहा हूँ। दोनों आपस में बात करके आशिया भी करा। वो इस मारे मैंने वो कहा करूँ, भाई साहब क्या के पाप पकड़ रहे हो, समाज को नहीं इस लायक जिस लायक आप सोच रहे हो। 2 अन्य का आदमी जिसके अल्लाह पल्ला कुछ नहीं, रोड पर चलता मारता गाड़ बक जा। और हमने नहीं कहनी पड़ा जी भाई साहब खून का पानी हो जाए। मैं उसकी डेली पोस्ट देखने लग रहा हूँ। न्यू कहने लग रहा मेरे दौर कोई रुपया नहीं रह रहा भाई, अपनी दोनों गाड़ी बेचूँ हूँ। एक तो बेच भी दी। हाँ बेच दी। एक वाई शिव जी के नाम थी वह जो स्कॉर्पियो, दूसरी वह बेच दी। दूसरी बात ये कहने लग रहा है मेरे भी सेम बात है, मेरे भी कर्जा हो रहा, कर्जा तारना, कर्जा तारूँ अपने दम पे।
मन ने भी हमारे छोरी छारिया का ब्याह करना सबके हम बंद कर रखा। लोग की यो बैम है ना, आ किश्चन देते ये काम चल रहा है। पिछले 3-4 महीना तक जय मदद करी, अपनी जेब तर अपने घर तक करी है, ना को पोस्ट गिर ली, ना किसी पर रुपया लेते, रुपया नहीं लेते भी गोश्त करने लाग रहे हैं ना। वे इस हमारे करने लाग रहे हैं, कम मदद इस हमारे कर रहे हैं कि जो कर्जा वो अपनी गोज में तारांगे, अपने घर तक तारांगे, कमा के तारांगे। मेरा आयुर्वेदिक का काम है, पूरे विश्व के अंदर है। शोक बालक मेरे पास कंपनी आपकी अच्छी, एक वर्कर टाइप में काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब 100 जो बालक हैं वो मेरे तो अपना पेट पाल रहे हैं, तो शायद 2 रुपये मैं भी बचाता हूँ। कंपनी तो बिजनेस के लिए होती है वैसे। बिल्कुल जी, वो हमारा काम है। तो उसी से अपना घर, उसी से अपना रोजगार, उसी से सब कुछ चल रहा है। तो जिस तरीके के आपके समाज पीछे लगा हुआ है, सिस्टम समाज पीछे नहीं लग रहा है सर, सिस्टम, समाज नहीं, सिस्टम जी, सरकार है या प्रशासन है, शासन है, सिस्टम जो होता है एक जो अदल बदल करता है, जैसे सिस्टम आपके पीछे लगा हुआ है, नवीन जयंत के पीछे लगा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग ये बैक पीछे कर जाओगे कदम। हरियाणा में मेरा मानना ये, हम 2 आदमी ऐसे हैं जिन पर कोई जाति का ठप्पा नहीं है। हर एक जाति, हर एक धर्म के चूल्हे तक की दौड़ है हमारी। तो इस हमारे जो आप कह रहे हो उस चीज़ों को छोड़ के अब सिस्टम पे आती है। सिस्टम का मामला ये है, जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी अपनी जिनकी सरकार है, उनके जितने जो आदमी हैं, उनके जो वर्कर हैं, उनकी जो IT सेल है, या उनकी जो विचारधारा को पसंद करने वाले हैं, वे हमारे को नापसंद करते हैं। उनका ये कहना है कि ये सरकार के हर काम में सबसे ज़्यादा उंगली डालते हैं। और हमारा मानना ये है कि हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, हम गलत को गलत कहेंगे। सरकार कोई भी आए, कोई भी जाए, वो हमारा काम है। अभी धरने पे गए थे हिसार के अंदर, जो छात्र हैं HAU में, उन छात्रों का सिर जो फोड़ रखा है, जो वहाँ के जो VC साहब हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है वह, VC साहब कंबोज है, वो जाटों से इतनी नफरत करते हैं, उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में से चौधरी चरण सिंह का ही फोटो हटवा दिया कैलेंडर में से। सोचने की बात है ये। और अब हम उन चीज़ों पर आवाज़ उठावा तो हम जातिवादी हो जाते हैं। किसान नेता है ना वो तो, चौधरी चरण सिंह देखो, किसान वो तो एक नेता, पूर्व प्रधानमंत्री थे, देश के किसान नेता है वो, और ऐसे किसानों देश के मसीहा। साझले इंसान हो जाते हैं वो। अब कोई देश का मुख्यमंत्री है, मंत्री है, पूर्व मंत्री है, प्रधानमंत्री, वो किसी एक जाति धर्म का थोड़ी होता। सबका अब सैनी साहब, नायब सिंह सैनी साहब, वो मानते हैं सैनी जाति में उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन राजा तो पूरे हरियाणा का है ना फिलहाल, तो सुननी तो पूरे हरियाणा की पड़ेगी ना। तो अब जो जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र हुआ, वो मैंने इसलिए किया, वहाँ धरने पे टोटली कांग्रेस की जितने भी जो, जैसे कि वहाँ के MP साहब हैं, JP जी, अपने दीपेंद्र जी हैं, सारे के सारे वहाँ MP MLA सब थे। मैंने उनको उनके सामने बोला था कि भाई कम से कम विपक्ष का तो मजबूत होना चाहिए, विपक्ष ने आवाज़ उठानी चाहिए। विपक्ष का काम तो आज के टाइम जनता निभा रही है, आप लोग क्या कर रहे हो? इन चीज़ों को कोई नहीं देखता, सिर्फ वो इन चीज़ों को देखते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी जो BJP है उनसे सवाल जवाब कर लिए। हम सवाल जवाब विपक्ष से भी करते हैं, लेकिन विपक्ष के सवाल जवाब आप लोगों को इसलिए नहीं दिखते कि वो राज के अंदर नहीं है। नवीन जयहिंद और हर्ष शिकारा आज विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां तो सब घर बैठी हैं, क्या मानते हो? आप इसको एक 100% सही कर सकते हो। मेरे को लगता है नवीन मेरा भाई कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो रहा है, और आप सेम लेकिन वो ज़्यादा हो रहा है। उसका कारण बताऊंगा। वो जो BJP वाले हैं ना, उनके साथ उसके थोड़े बहुत संबंध है। मेरे तो संबंध ही नहीं, मैं तो कति काटा मार रहा हूँ ना, मैं तो हाथ जोड़ लिया रू दूर दिन तक, तो मैं इस मारे थोड़ा हा कम हो रहा हूँ, वो इस मारे ज़्यादा हो रहा। वे मीठे बोल कर उसके लिए भाई भाई बन के दौरे बैठे हैं पहले तो। अब ये प्रोग्राम था परावर की ज़मीन वाला, ये जो आवाज़ थी परावर की ज़मीन वाली, यहाँ पर परशुराम जी की बनाने की, ये मंदिर बनाने की जो बात थी, एक लौता आदमी जिसने आवाज़ उठाई थी। परावर तो देखो गांव तो है, गांव के बिना क्या होता है। गांव ने जमीन दी, लेकिन वो जमीन दिलवाई नवीन जयहिंद। देखो गांव तो राम ऐसा मानते हैं, गांव तो राम हो है, लेकिन गांव के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा कौन होया? बार बार आदमी इकट्ठे की न करे, लड़ाई कौन लड़या? आवाज़ किसने उठाई? वह उठाई नवीन जयहिंद ने। अब नवीन जो है वहाँ
जब प्रोग्राम होते प्रोग्राम में सीएम आवे हैं, मंत्री आवे हैं, नवीन के घर पुलिस बैठा दे हैं, भाई तू ई रेस्ट कर, तेरी जरूरत ना है, ई भी इसका क्रेडिट हमने लेने दे। लेकिन बच्चा बच्चा जानता, हरियाणा के अंदर सब जानते हैं, वो जितना जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ नवीन जयंत की मेहनत पर और गांव की मेहनत है। तो कहते हैं ना 1 और 1 11 हो जाते हैं। जी, तो जी। नवीन जयंत और हर्ष शिकारा एक साथ समाज की आवाज़ क्यों नहीं उठा सकते? नहीं, हम भाई साहब आपस में एक दूसरे तो बहुत ज़्यादा जुड़े उड़ा। चुनाव लड़ने से पहले भी मेरी नवीन जयंत की आपस में बात हुई किसी चीज़ को लेके। मन न कही भाई साहब बाड़े तो नहीं चुनाव लड़ूंगा। नवीन मेरे तेन बोला देख ले भाई के बढ़िया लागे है, लड़ा तो पूरा लड़िए, मैं पूरा ही लड़ूंगा, दूरा नहीं लड़ूंगा। कहने का मतलब यो बैठिए मत किसी के कहे सुनिए थे। हमारी आपस में चर्चा भी हुई, सारी चर्चा होगा, बात होगा जब लड़े थे। फिर नवीन को मैंने स्वयं चुनाव में नहीं बुलाया था, नवीन चुनाव में भी आ जाए वो बुलाते हैं। उसका रीज़न ये था, चुनाव के अंदर 3 चीज़ बड़ी ज़बरदस्त चलती भाई साहब। सबसे पहली बात तो जाति, दूसरी बात गोत्र, तीसरी बात क्षेत्र। सब तो पहली बात टिकट जब लेने जाओगे न्यू पूछेंगे हाँ भाई किस जात का है, सबसे पहले जाति पूछी जाती जी। कॉलम के अंदर भी होती है जी जाट। अच्छा ये जो तुम्हारा हल्का है जाट वोट कितनी है जी? 50%। अच्छा गोत के तरह जी? छकारा, छकारा के कितने गांव हैं जी? 2। ठीक। क्षेत्र कौन सा तरह जी? मैं रहा सोनीपत करूँ, गांव लडरावण, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़, विधानसभा के लाग गए माँ जी। मेरी विधानसभा बहादुरगढ़ है लेकिन मैं सोनीपत ही रहता हूँ। मेरी पूरा सोनीपत कर्म भूमि मानो आप। 2008 से हुई हूँ मैं, 17 साल मेरे को हो चुके हैं। ठीक। तो मैं तो टिकट की दौड़ में हूँ नहीं। पहली बात तो मेरा क्षेत्र नहीं, दूसरी बात मेरे गोत्र नहीं मानना। 2 गांव है कि 2 गांव मत के फायदा होगा इसका नहीं। ये चीज़ें देखी जाती। इन चीज़ों को देखते हुए नवीन जयंत जो भाई साहब हैं उन्होंने मेरे को ये बोल रखा था चुनाव में जी से टूटे फूटे हाँ गाड़ी घोड़ा जो के मैं चाहिए, 1,50,000 जो रुपये इकट्ठे कर सका हूँ वे चाहिए, और मेरी ज़रूरत हो बता दिए। मैं बोले आपकी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जो टिकट मिल रही है ना, मैं मगावा पंडित जी ने मिल रही है बीजेपी की तरफ से कि तब पंडित खुद पंचायत करके न्यू कह देंगे भाई नवीन तू क्यों पा फंसा रहा है, तू खुद लड़ रहा हो, तेरी बात जायज। तो इस मारे मन ने कही थी, क्योंकि भाई साहब पता क्या है, आप और हम जो पढ़े लिखे आदमी है ना, उनको ये पता है इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं। लेकिन आम जो जनता है वो इन चीज़ों को बड़ा उठाती है, इन चीज़ों के बीच में। पिछले दिनों ये जो सिंगर है इनको लेकर काफ़ी विवाद रहा, सोशल मीडिया भरा पड़ा था, कई दिन तक चलता रहा। कौन से को? मासूम को? मासूम के भी गीत नाम लेकर बता दिया, मेरे तो चिंता ना करो। मासूम शर्मा के गीत भी हटा दिए, सॉन्ग हटा दिए। तो उसको क्या मानते हो, सही किया गलत किया? ये देखो मेरा मानना ये है, ये पॉलिटिक्स है, टोटली पॉलिटिक्स है। उसका रीज़न है क्या अकेले आदमी ने बदमाशी के गाने गाए हैं? अकेले न गाए हों तो हटाने का हक बनता है। और मेरे हिसाब से मासूम शर्मा की मेरी ऑन कैमरे के सामने तो लोग ने मानना है पता नहीं किस हिसाब के हम बने हैं ना बनती, लेकिन इंटरनली हमारी अच्छी दोस्ती है। मन जब मेरी बेटी का प्रोग्राम कराया तो मासूम का एक्सीडेंट हो गया था, प्रोग्राम मान लग रहा था। सबसे पहला गिफ्ट मासूम ने बेटी के लिए मासूम ने भेजा था, और शायद हारमोनियम है या कुछ इस टाइप का ये है, वो घर पर आज भी रखा है। अब बात ये आती है मासूम को लेके, मासूम राजनीति का शिकार क्यों गया? एक गायकों का अपना एक वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, कलाकारों का एक पद होता है। उस पद के ऊपर आप लोगों ने जो इंसान बैठा रखा है, वो इंसान इस प्रवृत्ति का है, वो किसी भी कलाकार को देख के खुशी नहीं है। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ मतलबी इंसान है। तो उसने कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल जलन के लिए, मेरा मानना ये है, मासूम जो है, मासूम के साथ जो जाती हुई है यहीं से झलकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सीएम साहब, सैनी साहब जो हैं, उसके पास इतना वक्त होगा कि वो लैपटॉप खोल लेंगे और चेक करेंगे बदमाशी के गाने कौन से सुपर हिट चल रहे हैं? अजी मासूम शर्मा के चल रहे हैं, बिला इन हटाओ सारे। यूट्यूब पे गाने सुनने का टाइम किसके पास कहाँ होता है सर? बिल्कुल नहीं होता। उनको तो खुद डेली मतलब इतना बिजी शेड्यूल रहता, खाने पीने तक का भी ये नहीं पता होता कि आपने क्या खाया क्या किया है।
तो कहीं ना कहीं जो वहाँ उस कुर्सी पे बैठा है कलाकारों की तरफ से, वो उस कुर्सी का नाजायज फायदा उठा रहा है। वरना हरियाणवी इंडस्ट्री हाल फिलहाल अगर कोई उठाने वाला हो, इतनी ग्रो कर रही है। एक बारी मैं जम्मू कश्मीर बॉर्डर के ऊपर था, रात को गाड़ी में पंचर हो गया था, टायर फट गया था। लगभग 12 से 2 बजे के बीच की हम वहाँ रुके थे। 2 घंटे तक 90% वहाँ हरियाणवी गाने बज रहे थे। हमें गर्व महसूस करना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए। सन 2000, 3000, 4000 में हम खुद पंजाबी गाने के फैन होया करते। अब पंजाब के अंदर भी हरियाणा बजता है, मुंबई के अंदर भी हरियाणा बजता है। तो ये इन कलाकारों की मेहनत है। आप इन कलाकारों को जानबूझ के मिट्टी में मिलाने लग रहे हो, अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में या अपनी पर्सनली रंजिश निकालने के चक्कर में। एक वो अपने हरियाणा के रोहतक के कलाकार हैं जगबीर राठी, मिले हो कभी? जगबीर राठी सर एक हमारे लिए तो ये मानो पिता समान है, और मेरे लिए तो मिले क्या, एक बार साथ में काम भी किया। एक भाईचारा मूवी थी, उसके अंदर प्राउड फील होने वाली बात है, क्योंकि दंगल मूवी के अंदर जगबीर राठी सर ने काम किया है, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। हमारा एक और फिल्म आई है आमिर खान की, सितारे ज़मीन पर, उसमें भी जगबीर राठी है। मेरे को लगता है आमिर खान सर की पर्सनली रुचि है जगबीर राठी के अंदर। बड़े ही अच्छे इंसान है, दिल के बड़े ही अच्छे इंसान है। मिलता रहता हूँ मैं। यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी काम हो, चुपके से मेरा काम हो जाता, जो लीगल होता है, लीगल नहीं। अच्छा ये बताओ, जैसे आप लडराउन गांव है आपका जी, और मैंने आपका बायोग्राफी देखी थी कि भाई आप 7-8 साल की एज थी जब माँ एक्सपायर होगी जी, उसके बाद बाप को भी मानसिक संतुलन जी, 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 क्योंकि परिवार में काफ़ी झटका था ये जी। 7 साल की उम्र से फिर आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? और क्योंकि आदमी टूट जाता है बच्चा जब माँ बाप का साया विरोध होने का मेन कारण ये है सर, एक मजदूरी करने वाला बच्चा आज इतने ऊपर कैसे पहुँच गया। किसी अमीर घर में पैदा हो रखे होते हैं ना, हमारे भी बाप दादा अगर बड़े बाप की औलाद होते, ये दिन नहीं देखने पड़ते जो आज देख रहे हैं। 7 साल की उम्र थी जब माता जी की मृत्यु हुई थी, दादा की भी दादी की भी। उस 1 साल के अंदर ही 4 झटके लगे थे। एक तो मेरी परदादी थी, चलो उनकी तो उम्र हो रखी थी, 103 साल की थी। उसके 2 महीने बाद मेरी माँ, उसके 7-8 महीने बाद मेरी दादी, उसके 4 महीने बाद, 5 महीने बाद मेरा दादा। तो 1 साल के अंदर ये काफ़ी झटके लगे थे। औरत नाम की जो चीज़ होती घर के अंदर वो खाली हो गई थी, नहीं रही थी। पिता जो है एक मेंटल स्थिति में चले गए थे। रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा था, मेरा काका लेकर आया करता। तो आप ये मान लो, ये सोच के देखो, जो आपके सामने सबसे बड़ा सवाल है। मैं 7 साल का था तो मेरा छोटा भाई तो 3.5 का था। हमारे अंदर 3.5 साल का फर्क आपस में। उसको भी संभालना, परिवार को भी संभालना, खाना भी बनाना। उस टाइम पे गैस नहीं हो यार थी, चूल्हे में रोटी बनानी पड़ यार थी। खुद बनाते थे? खुद बनाते थे। अच्छा, जो रोटी बनानी होती थी, चलो रोटी तो सीख गए थे जैसे तैसे करके। सबसे मुश्किल जो काम लग गया था वो लग गया था सब्जी बनाना। सब्जी नहीं आई 2 साल तक, इसलिए सब्जी की जगह अचार, चटनी, जो कुछ भी होता, ज़्यादातर अचार ही चलता था। अचार खाया करते, अचार के साथ रोटी खाया करते, रूखी सूखी जैसी भी मिलती, जैसी भी जो कुछ होती। वो स्ट्रगल एक ऐसा स्ट्रगल था जो बहुत कुछ सिखा गया। ये कितना टाइम लगा इसमें? 10 साल, 15 साल? इसमें लगे सबसे मेन तो 10 साल, 97 से लेकर 2007 तक। 2007 में काका की शादी हुई थी, तो फिर घर के अंदर कुछ सहूलियत हो गई थी। और 2007 तक ही एक ऐसा टाइम था बेहद जो गरीबी हो यार, अंत गरीबी जो यार। उसके बाद काका का काम चल गया था। मेरा पिताजी और मेरा काका इकट्ठे ही रह रहे हैं, और आज भी इकट्ठे ही रहते हम। तो जो 2007 से 13 का समय था वो बेस्ट था, उसमें अच्छा काम चल गया था। पर 13 में भी ऐसा ही झटका लग गया था, काफ़ी लॉस हो गया था। काका के काम धंधे हम वापस वहीं आ गए थे जहाँ से शुरू हुआ था। तो स्ट्रगल करते 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 अपनी, मैं थोड़ा स्वाभिमानी हूँ, मैं किसी पे पैसे लेके ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। मेरे पे अगर बुरा समय आ गया तो मैं किसी का सहारा लेके अपना काम नहीं चलाना चाहता। इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए समय लग रहा है। और आपका विरोध भी जब तक ही होता है जब तक आप एक मीडियम जो आदमी होते हैं ना उनकी गिनती में रहते हो। जब आप ऊपर चले जाते हो, बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, बड़े नेता बन जाओ, बड़े आप कुछ भी बन जाओ, बड़े डीलर बन जाओ, जब आपकी जेब में ढूस ढूस के पैसा होगा, आपका विरोधी नहीं मिलेगा दूर दूर तक भी। तो आपकी प्रशंसा करने वाले मिल जाएंगे उस टाइम पे, तो विरोधी भी दोस्त हो जाते हैं। देखो वो समय ऐसा हो जाता है भाई साहब। देखो पैसा तो एक ऐसी चीज़ होती है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
रुपया किसको बुरा लगता है। और जब आपको पता है जो विरोधी होगा, अगर वो आपके पास आके आपके 2 तारीफें करेगा तभी आप उसके कुछ काम आ सकते हो। तो इसीलिए सभी प्रशंसक हो जाते हैं उस टाइम। तो फिर आपने जैसे क्रिकेटर थे, आगे ज़्यादा नहीं खेल पाए। भाई साहब मैं 97 की जो आपने बात करी, उसके बाद सन 2000 में 6ठी क्लास में सरकारी स्कूल में 11-12 रुपये फीस हो यार थी। वह देनी बड़ी औखी थी। चून घर का हो जाए यार था। ज़मीन थी? जमीन थी, 1 किला था। 1 किला था? मैं बताऊंगा, किले थे 4 में कहानी बड़ी अजीब है। मेरा जो दादा था पहले फौज में था, फौज था पंजाब पुलिस में, हरियाणा पुलिस में, ज़्यादा दारू पिया था। 97 में रिटायर आया तो रिटायर आ कभी मेरे हिसाब से नफे राठी उस टाइम में MLA था शायद बहादुरगढ़ से, नफे सिंह राठी। नफे सिंह राठी। तो उनका खुद का बैंक हो यार था उनके, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। हाँ, ऑफिस के उस पर। तो उस टाइम पे उनके बैंक थे 1 किले के ऊपर लोन लिया था, लाख रुपया। हमारी ज़मीन पहले भी महंगी थी, कभी ये सोचो लाख रुपये का उस टाइम किला हो यार था। तो लाख रुपये लोन लिया था। वो लोन मेरे पापा ने, मेरे काका ने 2005-06 में जाकर तारा होगा कि 97 में लेके 97 में लेकर 5-6 में, हाँ 5-6 में, मतलब उसने तारण में 7-8 साल 9 साल आराम तो लग गए थे। तो वो जो लोन लेकर तारा, तो ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो दादा तक के मिल कुछ भी नहीं। उसके बाद जो पब्बू और जो मजदूरी करे यार थे, अपना यो है कुतुबगढ़ रोड है, उसके ऊपर रोडी डस्ट का प्लांट था, मिक्सर प्लांट। उसमें मैं, मेरा पापा मजदूरी करे यार थे, ट्रक खाली करे यार थे रोडी डस्ट के। सुबह के 4 बजे ट्रक खाली होने शुरू हुए यार थे। मन 75 रुपये मिल यार थे, मेरे पापा 150 रुपये मिल यार थे। पापा लेट थी करे जाया करता, मैं तड़के करके घर आकर रोटी पानी बना के स्कूल में चला जा रहा था। फिर जा रहा था मैं दिल्ली में IG स्टेडियम में खेलने, इंदिरा गांधी में। 2005-06 में सिलेक्शन हुआ था मेरा हरियाणा की टीम में। हरियाणा की टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मेरा सिलेक्शन उस टाइम पे ये पता था कि को IPL शुरू होगी, ये नहीं पता था IPL इतनी बड़ी चीज़ होगी। उस टाइम पे ये सोचे यार थे कि IPL का मतलब ये जो सचिन आ रहे हैं, ये इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, उनके साथ खेलने का मौका मिल जाएगा। तो उस टाइम पर राजस्थान की जो रणजी टीम, उसमें सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें सिलेक्शन होने के लिए 13 लाख रुपए मांगे थे। 13 लाख रुपए, 13,000 रुपये नहीं थे। और उसमें ये था 13 लाख रुपया में आपको 10 मैच खिलवाऊंगे। उन 10 मैचा में अगर आप एक ऑलराउंडर था, किसी भी मैच के अंदर 5 विकेट लेते हो, या किसी भी मैच के अंदर एक अच्छा स्कोर करते हो, 50 आ जाती है अच्छी, क्योंकि ऑलराउंडर थे, तो आपका जो सिलेक्शन है वो IPL वाले हैं जो वे उठा लेंगे। तो 13 लाख रुपए एक ऐसी चीज़ थी जो ना होने वाली चीज़ थी। वहाँ से चलते चलते काका ने जब काम शुरू किया था, जो काका का काम शुरू होने का कारण था, तो 1 किला काका ने बेचा था। फिर वो 1 किला काका ने बेच का काम शुरू किया, ट्रक लिया, ट्रक लेके ईटा का काम शुरू किया सप्लायर का। 2007 से लेकर 13 तक हमारा काम ऐसा था, 1 नंबर का जो हाई लेवल का हो यार है। 13 में एक ऐसा झटका लग गया जिसमें मेरे काका ने चोखा ही नुकसान कर लिया। सारे ट्रक बिक गए, जो वो किला था वो भी उल्टा बिक गया। एक लेकर सरुआ कराया था वो गया, 2 रह गए मेरे पापा के नाम के। काका हो गया बीमार, काका की हालत इसी होगी। 3000 प्लेट रह गई थी। ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल है पूठ के अंदर, उसमें एडमिट हो गया। बचने के चांस बहुत कम हो रहे थे, अनबोल हो रहा था। मैं गया था जब एक बात कही थी, 84-85 लाख रुपया का कर्जा है भाई, इसने तार दिया ना, कहा वो तुझे यार है फलाना का आदमी कर्जे तले दब कर मर गया। तो फिर जो मैंने न्यूआ कही थी, काका तो ज़मीन का क्या कराएंगे हम, इंसान ना रहेगा, खड़ा हो चल लाएंगे, वो इसे चीज़ ने दिल पे ले रहा था। मैं छुट्टी करवा कर घर लेकर आया। मैंने मेरे नाम का जो किला था वो किला बेचा। वो किला बेच के जिनका जो कि मैं भी देना था वो दिया। किला रह गया फिर एक, वो जो 1 किला रह गया वो रह गया मेरे भाई के नाम का। फिर जो गाँव में मकान है, मकान से अपना लगभग 500 गज में होगा, तो उसमें का आधा मेरा आधा मेरे भाई का है। वो जो मकान वो भी मैंने मेरे भाई से दे दिया था। मैंने कुछ नहीं चाहता भाई, बना के दे दिया था। मेरे के बस का होगा, मैंने ना तो गाँव में रहना, मैं सोनीपत रहूँ हूँ, जो करना होगा मैं अपना आप कर लूँगा। तो जो आदमी ये सवाल जवाब उठाए हैं, आज का समय ऐसा है, 1 गज ज़मीन के ऊपर सगे भाई को मार देता है। यो मेरा बैकग्राउंड है,
यो बैकग्राउंड गांव में जाकर आप तसली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पॉडकास्ट में बैठ कर ये बातें करने से थोड़ी बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। गाम राम बता देता हूँ, गाम राम बता देगा। लडरावण गाम है, आज भी गाम राम जिंदा है। उड़ जाओगे तो वे सब बता देंगे क्या मैंने सच में काम करके। और मेरे गांव की ज़मीन के रेट और बता देता हूँ आपको। हाल फिलहाल मेरे गांव की ज़मीन का रेट 7 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए का किला है। 2013 में भी करोड़ रुपए का किला था। वे चीज़ें मैंने अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए कुर्बान कर रखी हैं। और जब मैं अपने हक नहीं दे सकूँ हूँ बिना किसी स्वार्थ के, तो भाई साहब बोरा गत के रुपया खाऊंगा मैं। राजनीति को कंटिन्यूस रखोगे? राजनीति को कंटिन्यू रखने की बात तो बहुत दूर है सर जी। मेरे को बड़ा दुख होता है, मैं जो लड़ाई छेड़ता हूँ उसको पूरी करता हूँ। 100% कंटिन्यू नहीं। 2029 का चुनाव जीतना लक्ष्य है। कहीं से भी वक्त होता है, वो कहीं से भी क्या, जब एक हल्का हमने चुन लिया तो वो अपना घर वो ही हो गया, वहीं से लड़ेंगे। मतलब वहाँ आपने डेरा डाल लिया? पहले से ही डेरा 17 सालों लिए मेरे को वहाँ रहते हुए, वहीं मेरा सब कुछ है। अच्छा, आपसे हम आज एक यूँ बात करें कि भाई हरियाणा में कौन सा एक युवा नेता ऐसा है जिसको आप पसंद करते हैं? युवा नेता हमारे कुछ होप दिखती है आपको? हमारे गन्नौर से है देवेंद्र कात्यायन। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। उसका रीजन है, वो जब विधायक नहीं बना था ना, उससे पहले भी उसने अपने हल्के में 100 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। विधायक बनने से पहले छोटी बात नहीं है ये। अब ये मत बोल देना उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। नहीं, सक्षम है वो सक्षम है, आपको पता होगा। मन्नत हवेली का अच्छा चेयरमैन है, काफी बड़े लेवल पे बिजनेसमैन है वो। पहले कांग्रेस पार्टी में था, राहुल गांधी की टीम का खास बंदा था वो। कुछ साथी सोचते हैं कि गन्नौर से उन्होंने विधायक बन गया, वो भी तो बन गया भाई निर्दलीय। मेरे को बोलते हैं भाई साहब उसका स्ट्रगल देखो। उसने सबसे पहले तैयारी की थी 2009 में सोनीपत से लोकसभा की। राहुल गांधी की टीम का सबसे मेन आदमी था। सबसे महंगे बैनर और पोस्टर पूरे शहर के अंदर 24 आवर हर टाइम वो बंदा छपवाता था। फिर उसको टिकट नहीं मिली। फिर उसने तैयारी की 2014 की, फिर भी उसको टिकट नहीं मिली। फिर चला गया वो वहाँ से गन्नौर शिफ्ट हो गया कि मैं विधायकी की तैयारी करता हूँ, लोकसभा की नहीं। वो विधायकी के लिए वहाँ चला गया तो उसने पार्टी भी चेंज कर ली, क्योंकि 14 में बीजेपी आ गई। बीजेपी आ गई तो उसके खट्टर के साथ अच्छे संबंध हैं। खट्टर साहब के साथ उसने पार्टी चेंज करके 2019 की तैयारी करी। अगर 19 में भी वो चुनाव लड़ता तो इससे भी ज़्यादा वोटों से बनता। उसके ऊपर एक प्रेशर आ गया, पॉलिटिकल प्रेशर, जिसके कारण उसने सोच समझ के कुछ फैसला लिया होगा। वो बैक में आ गया तो वो चुनाव उसने छोड़ दिया, नहीं लड़ा। उसने ये चुनाव फाइट किया। प्रेशर तो अब भी आया था, लेकिन उसके दिमाग में यही था ना, अब नहीं लड़ेगा तो लड़ेगा कब। मौका चला जाएगा तो फिर बाद में नहीं मिलता। तो उसकी ये मेरे को लगता है कि वो इंसान, अभी हम एक प्रोग्राम में गए थे, छोटा प्रोग्राम था, उसके अंदर भी विधायक साहब कम से कम 2 घंटे का समय दे के गया था। तो मेरे को लगा ये इंसान बड़ा अच्छा काम करने लग रहा है। जब छोटे छोटे प्रोग्राम जो आज भी अटेंड करने लग रहा है और उनके अंदर समय दे है अपनी जनता को, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अगर बात करोगे, आपने पूछा युवा, अगर बात करोगे हक की आवाज़ उठाने की विधानसभा के अंदर, इस वक्त जो मेरे को लगता है वो लगता है अभय चौटाला नेता। जितने दबंगपने से जो वो आवाज़ उठाता था ना, अब तो विधानसभा का वो चुनाव हार गया, एक वो नहीं रहा। लेकिन जो उसने आवाज़ उठाई ना, उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने पहले राजनीति कैसे की, क्योंकि वो मेरे को नहीं पता, मैं बात करता हूँ फिलहाल की। ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाने वाला नेता था हाल फिलहाल। जैसे अब आवाज़ ये उठती है कि ना दुष्यंत चौटाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भविष्य के हरियाणा के बड़े नेता उभर सकते हैं। इनमें से कौन से नेता की बात खासियत दिखती है? कौन से में खासियत है? कह सकते हो अब तो अभी नहीं है। देखो 2018 के अंदर चौटाला पार्टी की उसी गोवाना की धरती पे रैली थी जहाँ से वे अलग हुए थे। वो जो रैली थी, मेरा मानना ये परिवार अगर अलग नहीं होता तो बीजेपी का नामो निशान नहीं होना था। वहाँ से मेरे को लगता था चौटाला परिवार कम बैक करता, उन्हीं की सरकार होती। उस टाइम की सोच ये थी, अगर 1% इनकी संपूर्ण सीट ना आई, राज्य के लिए पूर्ण सीट ना आई, तो फिर भी ये विपक्ष में बैठेंगे ना।
तो अगली बार 100% दुष्यंत सीएम बन जाएगा। परिवार अलग हो गया, परिवार अलग हो गया, पार्टी के अंदर वो बात नहीं रही, पार्टी के अंदर वो बात नहीं। तो अब पॉलिटिक्स क्या कहती है, पॉलिटिक्स को थोड़ा थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है समय समय पे। अब आप सोचते हो यो जो चुनाव आ रहे हैं, इस चुनाव के बाद दीपेंद्र को आप जहाँ देखते थे दीपेंद्र वहाँ नहीं है, और दुष्यंत को तो आप देखो ही मत। दुष्यंत तो आप ये लगा लो अगले 10 साल तक तो घर बैठ गया है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी अपना कमाना था, जो कुछ इकट्ठा करना था वो कर चुके हैं। एक मजबूत बीजेपी के साथ मिलकर, बीजेपी के साथ मिलकर पैसों से काफ़ी मजबूत हो गए हैं। और मैं नहीं कहता उन्होंने वो गलत फैसला लिया होगा बीजेपी के साथ जाने का, अगले ने सोच समझ कर लिया होगा, क्योंकि विपक्ष में बैठे कई साल हो गए थे, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन जो गलत किया वो ये है, रैलिया में पीछे लावा कार्यकर्ता, झंडे ठावा कार्यकर्ता, रुके मारा कार्यकर्ता, कार्यकर्ताओं के काम ना करवाए, रुपया कमाया आप कार्यकर्ता तो न्यू के न्यू रह गए। इसीलिए कार्यकर्ताओं के अंदर रोष है। जो भाई हरस शेखारा को ये कहते हरस शेखारा चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया, उनको एक बात बता देता हूँ, डिप्टी सीएम साहब का तो 7,000 वोट आई, 8 महीने में 15,000 वोट ले रहे। ये जनता है, ये किसको हरा दे किसको क्या कर दे इनका कुछ नहीं पता होता। तो इसलिए जो डिप्टी सीएम साहब हैं, ये जो चुनाव होगा इसमें कमबैक की तो आप सोचो ही मत। 29 में नहीं, 29 में कमबैक नहीं है, उससे अगले में हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिशियन कभी मरता नहीं, खर्चे और चर्चे जिंदा रखता है ना, पॉलिटिशियन मरेगा नहीं। तो क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति को आगे बढ़ा पाएंगे? इस पे बीजेपी वाले मेरे तो नाराज रहे हैं, दीपेंद्र वाले ना आप नाराज करवा दोगे, मेरी पर्सनल राय है भाई, मेरे को नहीं लगता, नहीं मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ये चुनाव के हार का अगर कोई कारण है ना, ये स्वयं हुड्डा साहब है, उनका एक एटीट्यूड है जो है ना, उसके कारण चुनाव आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक बात, आपको क्या लगता है कांग्रेस सरकार बना सकती थी चुनाव से पहले? जनता ने तो कांग्रेस की सरकार बना दी थी, चुनाव से पहले। एकदम करेक्ट बात है, फिर बनी क्यों नहीं, रीजन क्या रहेगा जब जनता ही बनाना चाहती थी? जो हमारे सामने जो बातें आई हैं, हमने कई बार मुद्दे हम लेके भी आए हैं, हम द हरियाणा टॉक से, उसमें ये जो नेताओं की आपसी जो खींचतान थी, कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी थी जी, जो शैलजा 1 हफ्ता 10 दिन चुनाव प्रचार से दूर रही, ये कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनमानी करके कुछ सीटें अपने चहेते लोगों को दी, वो भी एक कारण है, ऐसा पब्लिक कहती है। जी 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 जी, अब सुनो, चुनाव हारने का कारण है सबसे मेन तो जो हुड्डा साहब है, हुड्डा साहब ने हर सीट से 20-20 आदमियों को थपकी मार की थी, तेरी टिकट पक्की है। जहाँ भी रैली होती थी, देखो रैली हो रही है हिसार में, मैं टिकट मांग रहा हूँ गोवाना से, गोवाना का आदमी हिसार में 20-20 गाड़ी लेकर जा है, 50-50 गाड़ी लेकर जा है, यहाँ से 20 आदमी टिकट मांग रहे तो 20 आदमी गाड़ी लेकर जा रहे हैं वहाँ। तो उनकी जो रैलियाँ हैं उनके अंदर भीड़ आपको इसलिए दिखाई देती क्योंकि सबको टिकट चाहिए थी। जैसे ही टिकट बंटती हैं, अब सपोज करो मेरी ये सीट है गोवाना की, 43 आदमी टिकटार्थी थे जो टिकट मांगने लग रहे थे। आप नहीं मांगी थी? हमने नहीं मांगी थी, टिकट मिली एक को, 42 रह गए। जो 42 आदमी रह गए, उन 42 आदमियों में से एक ने चुनाव लड़ लिया हरस शेखारा ने, बाकी जो 41 रह गए वो घूमते तो उस विधायक के साथ थे, लेकिन अंदर खाते से उनको ये पता था जब तक विधायक नहीं आ रहा थारा नंबर नहीं आओगा। विधायक की कड़पड़वानी तो बहुत ज़रूरी है। तो जो आदमी रैलियों में भीड़ जोड़ने वाले थे ना, वही आदमी चुनाव को हरवाने वाले थे। अब कई जगह से ऐसी बहुत सीटों से आदमी थे जो चुनाव लड़े हैं। अब हुड्डा साहब की जो गलती रही या उनकी क्या सोच थी मेरे को नहीं पता। मेरा मानना ये है हुड्डा साहब ने एक भी आदमी को मनाया नहीं, एक भी आदमी से वार्तालाप नहीं की। अगर वो जब जिनको वो टिकट तक की यहाँ भर रहे हैं उन आदमियों को मनाते तो कहीं ना कहीं उनमें मेरा मानना है 40% आदमी तो शायद बैठ जाते। उदाहरण के तौर पर बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ने वाले राजेश जून ने पहली बार हुड्डा साहब ने थापी मार के गई थी, अगली बार तेरी टिकट काटनी है कोई नहीं, की बार बैठ जा, वो बैठ गया। अब की बार उसका राजेश जून जी जो हैं विधायक है फिलहाल के, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया था जब मेरे साथ धोखा हो रहा है, मैं इतने दिन तक खर्चा कर रहा हूँ, मेरे कोई टिकट नहीं मिल रही, मैं चुनाव लड़ूंगा 100%, मेरा बेशक विनाश हो जाओ। विनाश होने की 1 कगार पे थे, कुछ भी नहीं बच रहा था। उसने सबको दाव पे लगा रखा था, सब हॉस्पिटल भी दाव पे लगा दिया था अपना।
उस इंसान के साथ पर्सनली तौर पर सहानुभूति जुड़गी ना। लोग क्या कहते हैं, क्या हुड्डा क्या बीजेपी, यार आदमी जो आदमी की कड़न पाड़न लाग रहे हैं, वो पर्सनली सहानुभूति के कारण ये देखो कई हजार वोटा जीत्या, वो उसकी जीत बड़ी होगी। अब हुड्डा साहब ने जो ऐसी ऐसी थापी मार रखी थी जिनको उन सब ने चुनाव लड़ लिया, तो हुड्डा साहब उनको बैठाने के लिए सक्षम नहीं हो पाए। उनके बारे में उल्टा प्रचार और शुरू कर दिया। क्या प्रचार शुरू कर दिया कि तो बीजेपी के ठायोड़ हैं। जैसे कि मैं अपनी यह बता दूं, मैं दूसरे की क्यों बताऊं। मेरे वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोग्राम करे हैं गन्नौर में, बरोदे में और गुवाने में। आगे जो बेचौलिए हैं कुछ ना वोट काटू हैं, बीजेपी ने ठायोड़ हैं। बीजेपी के पास लठ खाए हमने, किसान आंदोलन में पिट्टे हम, मुकदमे लागे मारे, रोडा पे सड़का पे हर चीज़ को लेके प्रोटेस्ट करा हम, और बीजेपी के उठाए उड़ भी हम, और टिकट कांग्रेस से मांग रहे, तो इन्हीं चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं वे आदमी इंटरनली इनसे दूर हो गए कि आप लोगों को ये इतना ज़बरदस्ती बेच रहे हैं कि ये तो बीजेपी की तरफ से हैं। तो वे चीज़ें हार का कारण बनती चली गई। उससे अगला जो सबसे मेन कारण है जिसको मैं मानता हूँ, हालांकि मेरा साथी है, मेरा भाई है, मैं कई इंटरव्यू में कह भी चुका हूँ, जसी जो पेटवाड़ है उसकी जो टिकट है ना, देखो जसी पेटवाड़ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, उसका भी सेम ये काम था, वो भी कति जमीन पा रहा था, इतना पैसा धन दौलत जो कुछ उस दौलत था सब खा ला दिया था। तो बेचारे की उसको टिकट मिलनी भी जायज़ थी वैसे तो, लेकिन अगर उसको टिकट नहीं मिलती तो 100% कांग्रेस आ जाती। जो वहाँ से डॉक्टर साहब थे अजय जी, वो शैलजा के सबसे क्लोज और सबसे नज़दीकी आदमी, सबसे क्लोज, उसी आदमी की टिकट कट जाती है, जिसके कारण शैलजा ने ये सोच लिया तेरी पार्टी में कोई वैल्यू ही नहीं है। शैलजा इस चीज़ से नाराज़ होकर एक हफ्ते तक अपने घर ही बैठ गई। राहुल गांधी जी एक रैली में आते हैं जहाँ पे हुड्डा साहब और शैलजा दोनों होते हैं, दोनों का पकड़ का अट्ठावा पब्लिक को दिखाने के लिए कि दोनों के अंदर सहमति है, लेकिन इंटरनली शैलजा जो थी उनकी कोई सहमति नहीं थी। अपना हमारा जो चमार समाज है उन्होंने जींद में पंचायत भी करी थी, रविदासिया समाज, जी, तो उन्होंने पंचायत करके और फैसला भी लिया था कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, बीजेपी की तरफ जाएंगे। तो जिसके कारण हुड्डा साहब मेरे हिसाब से चुनाव हार गए। हुड्डा साहब चुनाव क्यों हार गए, मैं क्यों कहने लग रहा हूँ, लोगों के अंदर एक ये नहीं था कि कांग्रेस आने लग रही है, इन्होंने स्वयं ये ढोल पीट दिया, इनके कार्यकर्ताओं ने हुड्डा साहब आने लग रहे, हुड्डा साहब उस चुनाव को जातीय चुनाव बना लिया, तो जिसके कारण हुड्डा साहब चुनाव हार गए। तो दोस्तों आज हमारे साथ हर्ष सिकारा जी पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद हैं और इन्होंने बड़े दबंगई के साथ और बड़े खुले विचारों के साथ हर सवाल का जवाब दिया। और आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर्ष भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा मज़ा मेरे को आया, वो मज़ा इसलिए आया, सुलझे हुए पत्रकार, पढ़े लिखे पत्रकार भाई साहब बहुत कम मिलते हैं, आप लोगों से हमारे को भी सीखने को मिलता है। वरना बहुत सारे तो आजकल ऐसे यूट्यूबर हो रहे हैं सिर्फ कैमरा उठाते और मेरे से ये पूछते ये बताओ पूछना क्या है। भाई साहब हमने तो पहले कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी आपके लिए। स्क्रिप्ट तो ये होता है भाई साहब, मैं तो कहीं भी बैठता हूँ एक बात बोल देता हूँ, जो मर्जी आप पूछो, लेकिन सवाल ऐसे होने चाहिए जिनमें मज़ा आए। जैसे कि आपसे बात करते हुए मेरे को खुद बड़ा मज़ा आया और कैमरे के पीछे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। समय दिया अपने को भाई साहब।